क्योंकि देखिए चुनाव जीतने के लिए आपको, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, चुनाव जीतने के लिए 90% वोट नहीं चाहिए, 95% नहीं चाहिए, चुनाव जीतने के लिए 50% वोट चाहिए। तो 50 जैसे अगर तीनों सीट अगर राजद दे देती है, जैसे कि अंदर खाने से बात चल रही है, अगर आज तक में अगर पारस जी को मना लिया गया, कल तक में मना लिया गया, तो ठीक है। अब इधर भी आ जाएंगे तो कुछ सीटों को तो डैमेज एनडीए को एक आध सीट का तो दे ही सकते हैं। तो लालू जी निश्चित तौर पे चाहेंगे, राजद निश्चित तौर पे चाहेगी, कांग्रेस चाहेगी, जो इंडिया अलायंस के साथ जो लोग हैं। जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जदयू के जो चिराग पासवान को लेकर जो चिढ़ है जदयू के मन में, जो 43 सीट 40 सीट आई थी जदयू 45 सीट पे लगभग 3 दर्जन सीट हराई थी, तो उसका चिढ़ उन सभी वोटरों का उन तीनों सीटों पर दिखेगा। तो फिर चिराग भी तो वही चमत्कार करेंगे। हाँ, निश्चित करेंगे। जो बीच में खेला किए थे नीतीश के साथ, बिल्कुल। तो हो सकता है गठबंधन के साथ रहकर भी खेला कर सकते हैं। कोई कितना भी दावा करे, मगर आप बूथ पर जब वोटिंग पड़ता है तो वहां पर तो आप नहीं ना खड़ा, एक एक पर व्यक्ति के पीछे आप कैमरामैन लगा के बंदूकधारी सिपाही तो नहीं ना खड़ा कर दी। फिर जो 39 सीट जीती थी 19 में, क्या वो फिर से दोहरा पाएगी? एनडीए को ये बातें भली भांति पता है कि 2-4 सीट से मोदी जी को कोई परेशानी होने वाला नहीं। देखिए, अब लोजपा का लड़ाई खाली राजनीतिक लड़ाई नहीं है, वो पारिवारिक लड़ाई भी है। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी तक दोनों ही गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर वेट एंड वॉच की नीति पर काम कर रही है। अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है कि किस पार्टी को कितनी सीट देनी है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे युवा पत्रकार रविकांत है। रविकांत, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख फाइनल हो गया लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन अभी तक दोनों ही गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर अटकलें फंसी हुई है। किस पार्टी को कितनी सीट देनी है, दोनों ही गठबंधन अभी तक क्लियर नहीं कर पा रही है। क्या लगता है ये रुझान कब तक चलेगा, कि क्लियर कब तक हो सकता है? सबसे बड़ी इसमें समस्या है कि जो दोनों तरफ के जो दल हैं, घटक दल हैं, वही तय नहीं हो पाया कि कौन किसके तरफ रहेंगे, कौन किसके तरफ नहीं रहेंगे। तो ये भी एक समस्या है। और एनडीए में है कि यहाँ पर इंडिया अलायंस में कम समस्याएं हैं, मगर एनडीए में ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि पिछली बार ये लोग सीट जीते 39, तो इस बार घटक दल जैसे मुकेश सहनी का पार्टी आ गया बीच में, मांझी जी अलग पार्टी लेके अलग पार्टी आ करके यहाँ दावेदारी ठोक रहे हैं। आपका चिराग पासवान का 2 पार्टी बन गया, वहाँ पे समस्या आ गया। पशुपति पारस जी हो गए, एक वो हो गए। फिर आपका उपेंद्र कुशवाहा पिछले बार उस तरफ लड़े थे, इस बार सोचे कि राजनीतिक 14 में जैसे वो किए थे तो केंद्र में मंत्री रहे थे, तो इस बार एक लोभ यह भी है कि यहाँ से एक सीट जिताएंगे तो वहाँ पर मंत्री भी बन सकते। तो ऐसी कई पेचीदगियाँ हैं जहाँ से उनको अब सीट की दावेदारी, सबका सीट का अगर जोड़ दीजिएगा तो 55 सीट जा रहा है। अब बिहार में 40 सीटें हैं, तो अब इस पर सोच लीजिए कि सारे दल में कैसे बंटवारा होगा। तो अब तो बहुत सारा पेच तो सुलझ गया है। 17, 16, 5, 1 बचे मुकेश सहनी, तो उनका पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे अभी किस गठबंधन के साथ। हाँ, अभी खबर यह आया है कि दिल्ली में सब जगह चक्कर लगा रहे हैं कि हमको भाई इनसे हो सेटलमेंट हो जाए। तो एनडीए के जो सीट फॉर्मूला है, 17 पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, 5 पर चिराग, 1 पर हम और 1 उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन अगर मुकेश सहनी आते हैं फिर एनडीए के साथ, तो फिर उनको कितनी सीट मिलेगी? फिर किसकी सीट कम करेगी बीजेपी? किसकी सीट कम करेगी वो तो अब भाजपा की परेशानी है, मगर मुकेश सहनी अभी तक तय नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारी बातें हैं कि जब इधर से नहीं, और जो उनका पार्टी का लाइनअप रहा है 1.5-2 साल वो जिस प्रकार से वह भाजपा के साथ रहे और उसके बाद तुरंत ही बागी हो गए, तो उससे उनका वो कह सकते हैं कि इमेज जो है भाजपा के सामने, वैसे इमेज तो कोई मायने रखता नहीं है राजनीति में। नीतीश जी कब किधर थे तो ये कहना अभी नहीं उतना ज़्यादा ये होगा कि मुकेश सहनी गलत कर रहे हैं या सही, मगर नीतीश कुमार का भाई तुलना नहीं किया जा सकता है। वो जिस स्तर के नेता रहे हैं, लगभग आधी सदी से उनका राजनीतिक कैरियर रहा है। पर मुकेश सहनी का इतनी जल्दी और इतना जल्दी से इधर से उधर करने लगे कि उसी में वो फंस गए, और भाजपा उनको उतना उसके बाद से तवज्जो नहीं दे रही है। यूपी इलेक्शन में बहुत कुछ बोले, मोदी योगी पर डायरेक्ट हमला कर देते थे, तो ये सब चीज़ें भी है मुकेश सहनी के लिए परेशानी। मुकेश सहनी का कहना है कि मुकेश सहनी अभी भी दिल्ली में मौजूद है। मुकेश सहनी कह रहे कि भाजपा भाव दे रही है, लेकिन हम आरक्षण को लेकर रुके हुए हैं जब तक आरक्षण नहीं देगी एनडीए सरकार, क्योंकि जो केंद्र में जिसकी सरकार रहेगी वही आरक्षण दे सकती है, तो केंद्र में बीजेपी की सरकार है। देखिए, वो इतना होशियार तो है ही कि पब्लिक में क्या बोलना है और पर्दे के पीछे क्या बात हुई वो हमको आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा। बात यह है कि उनको जो सीट मांग रहे हैं, सही बात यही है, उतना सीट भाजपा नहीं दे रही है, न देगी। भाजपा अपनी मर्जी से सीट उनको देगी, क्योंकि भाजपा को भी पता है कि हमारे साथ ज़्यादा वोटर है। उनको ये बात पता है। 2009 के लोकसभा से ही देखिएगा, 9, 14 और 19, 30 से ज़्यादा सीटें हर बार जीती है। तो उनको ये बात क्लियर है कि
हमारे साथ इतना घटक दल हैं, अगर एक आध गो छूट भी गए तो उतना ज़्यादा हमको परेशानी नहीं है। सभी वोट 90% वोट थोड़ी लाना रहता है कोई भी चुनाव जीतने के लिए। घटक दल की बात करते हैं तो एक पहले जो चिराग की पार्टी थी अब दो गुटों में बट गई है। चाचा भतीजा की लड़ाई आर और पार की हो गई है। सबसे हॉट सीट बना हुआ है हाजीपुर। हाजीपुर को लेकर चिराग पासवान अलग दावे कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में उन्होंने अलग दावा ठोक दिया कि नहीं, हाजीपुर हम ही लड़ेंगे, ये फाइनल है। और एनडीए का जो लिस्ट है उसका इंतजार पारस जी कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो भी बागी बन जाएंगे एनडीए से। तो फिर हाजीपुर की जो पेच है वो कैसे एनडीए या बीजेपी मिलकर समझाएगी उसको? देखिए वो पार्टी की एक समझ, मगर सप्ताह भर पहले हम जाएंगे। सप्ताह भर पहले ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान के लिए मुश्किल है। तो 10 तारीख को, संभवतः 10 तारीख की डेट था, 10 मार्च, जो वैशाली लोकसभा के अंतर्गत वहाँ पर महारैली जो उनका रैली हुआ, जो रैली हुआ, तो उसमें जिस प्रकार से वह भाषण दिए चिराग पासवान की, भाई हमारा गठबंधन किसी से नहीं है, हमारा गठबंधन आप लोगों से है, बिहार के लोगों से है, बिहार की समस्याओं से हम यहाँ पर सुलझाना चाहते हैं। तो ये सब बातें करके वह न केवल बातें कर रहे थे, बहुत सी बातें को संदेश दे रहे थे। वो सीधे तौर पर भाजपा को ही कह रहे थे, सीधे तौर पर जदयू को ही कह रहे थे कि भैया आप अगर हमें तवज्जो नहीं दीजिएगा, जैसे पहले चल रहा था 2 सीट 3 सीट 4 दू 3 दू, अब सीधे 5 हो गया। तो अब इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। तो वहाँ पर हाजीपुर तो कब से 2 साल से चल रहा है टेंशन। नहीं, अभी का जो सिलसिला है ना, जैसे ऐलान होने के बाद उधर पारस जी के बड़े नेता माने जाते हैं, उनके बहुत करीबी है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि मेरा बात राजद के साथ भी चल रहा है। तो क्या लगता है कि राजद से पारस जी दिखने को मिल सकते हैं? देखिए जब से 5 सीटों का लोजपा रामविलास की बातें आई है तभी से ये बातें मतलब इतना तो राजनीति में कमजोर वो हैं नहीं। 45 साल पहले विधायक रहे हैं और उनकी पार्टी में 5 सांसद थे, 2 सांसद तो इधर उधर मिल ही रहे हैं। सीधे बोले तो महबूब अली कैसर और बीना देवी दोनों कभी दिल्ली जाकर मिल रहे हैं। महबूब अली कैसर तो बोल रहे हैं कांग्रेस से भी हम मिल रहे हैं और राजद से भी मिल रहे हैं, लालू जी से भी हमारा संबंध है, कांग्रेस से भी संबंध है। तो उन दोनों का तो भाई धुकचुक वाला स्थिति बोल सकते हैं। मगर 3 सांसद अभी भी बचे हुए हैं, प्रिंस राज, सूरजभान सिंह का भाई चंदन सिंह और पशुपति पारस। तो ये तीनों मान लिए 3 सीट। अब यहाँ से राजद तो इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसको भी पता है कि ये तीनों को अगर हम इधर लाएंगे तो कुछ न कुछ हमको फ़ायदा होगा। और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे अगर तीनों सीट अगर राजद दे देती है, जैसे कि अंदर खाने से बात चल रही है, अगर आज तक में अगर पारस जी को मना लिया गया, कल तक में मना लिया गया तो ठीक है, नहीं तो भाई राजनीति में कोई उतना लॉस का तो सौदा नहीं करेगा, घाटा का सौदा। अब इधर भी आ जाएंगे तो कुछ सीटों को तो डैमेज एनडीए को 1 सीट का तो दे ही सकते हैं। तो लालू जी निश्चित तौर पे चाहेंगे, राजद निश्चित तौर पे चाहेगी, कांग्रेस चाहेगी, जो इंडिया अलायंस के साथ जो लोग हैं, जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके साथ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जदयू के जो चिराग पासवान को लेकर जो चिढ़ है जदयू के मन में, जो 43 सीट 40 सीट आई थी जदयू 45 सीट पे लगभग 3 दर्जन सीट हराई थी, तो उसका चिढ़ उन सभी वोटरों का उन तीनों सीटों पर दिखेगा। तो फिर चिराग भी तो वही चमत्कार करेंगे। हाँ, निश्चित करेंगे। जो 20 में खेला किए थे नीतीश के साथ, तो हो सकता है गठबंधन के साथ रहकर भी खेला कर सकते हैं। कोई कितना भी दावा करे, मगर अब बूथ पर जब वोटिंग पड़ता है तो वहाँ पर तो आप नहीं ना खड़ा, एक एक पर व्यक्ति के पीछे आप कैमरामैन लगा के बंदूकधारी सिपाही तो नहीं ना खड़ा कर दीजिएगा। जो कैडर है जदयू का, नीतीश जी का 10% वोट है, तो 10% वोट खेला करने के लिए वहाँ पर करेगी। फिर आपका चिराग पासवान का 6% मत है। तो आपसी लड़ाई में, घटक दल की आपसी लड़ाई में एनडीए को नुकसान पहुंचेगा ना। फिर जो 39 सीट जीती थी 19 में, क्या वो फिर से दोहरा पाएगी? एनडीए को ये बातें भली भांति पता है कि 2-4 सीट से मोदी जी को कोई परेशानी होने वाला नहीं है। उनका लक्ष्य है 400, 10 को घट ही गया तो क्या। बिहार का भी तो टारगेट है कि पिछले बार 39 आया था, इस बार 40। टारगेट तो 2015 में था अमित शाह मोदी का, यहाँ पड़ी 150 सीट। तो क्या हुआ? क्योंकि बिहार की राजनीति बदल रही है रविकांत। क्योंकि जब जिस दिन से तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा किए, जो जनसलाह दिखा, अगर वोट में कन्वर्ट हो गया तो फिर पलड़ा भारी लोकसभा में भी दिखेगा महागठबंधन का। देखिए, जब जितनी पार्टियां अभी एनडीए में है पहले से, अगर उतनी रह गई, 1-2 पार्टियां इधर उधर नहीं हुई, तो निश्चित तौर पर पिछले वाला इतिहास दोहराई जाएगी। क्योंकि देखिए, चुनाव जीतने के लिए आपको
मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, चुनाव जीतने के लिए 90% वोट नहीं चाहिए, 95% नहीं चाहिए। चुनाव जीतने के लिए 50% वोट चाहिए। तो 50% वोटर, और उसमें भी 2-3 को खड़ा हो गया तो 48% वोटर आपके तरफ कन्वर्ट आ गया आपके तरफ, तो आप चुनाव जीत जाइएगा। चुनाव जीतने के लिए कोई सवाल जरूरी नहीं कि सबको खुश किया सवाल जाए। कई खड़े होते हैं ना जब भीड़ होती है, जैसे विपक्ष सवाल खड़ा करता है कि ये भीड़ में दम नहीं है। जो सत्ताधारी लोग हैं विपक्ष पर हमलावर होते हैं कि जो तेजस्वी यादव का जन विश्वास महारैली हुआ था, जो भीड़ आई थी, तो सत्ताधारी लोग बोल रहे थे कि ये भीड़ में कोई दम नहीं है, भीड़ से वोट नहीं होता है। लेकिन बीजेपी के ही एक बड़े नेता का बयान आता है, जो एमएलए हैं बीजेपी के, उनका बयान आता है कि भीड़ में ही वोट रहता है। ठीक है, देखिए दोनों चीज़ें रहती है, भीड़ में वोट भी रहती है और कुछ दिखावा भी रहता है। राजद का कोई भी ऐसा बड़ा कार्यक्रम और रैली बता दीजिए जहाँ भीड़ ना आया हो। निश्चित तौर पे यहाँ 35% वोट के मालिक है राजद, आप उसको कितना भी नकार दीजिए, कितना भी झुठला दीजिए, मगर राजद का यहाँ वोट तो है। एमवाई समीकरण से 30% हो जाता है, उसमें भी चलिए 2-4% कटा तो और भी वोटर तो है उसके पास। तो 35% वोट बिहार में जिसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिता चुके विधायक हैं, तो उसके लिए भीड़ इतना लाना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह से बीजेपी छोटे छोटे पार्टियों को चाहती नहीं है कि वो मेरे से बगावत करे, बागी हो, दूसरे दल में जाए, तो बीजेपी क्या पारस जी को मना नहीं सकती है? क्या पारस जी जो लिस्ट की इंतजार कर रहे हैं कि लिस्ट जैसे जारी होगा हम भी अपना जो बिल्कुल, होगा वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मगर भाजपा को देखकर अब छोटी छोटी पार्टियां डरेगी कि पारस, पशुपति पारस के साथ क्या हुआ, शिवसेना के साथ क्या हुआ, ऐसी बातें उठती है और बार बार राजनीति में आती है। तो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो जुड़ने के लिए काम करती है, उसको तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कई भाजपा के नेता बोल चुके हैं, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, परिवार द्वारा चलाया जाता है। मगर जब कोई अलायंस करने के लिए अगर जाएगा, कोई नई पार्टी जा रहा है तो वो एक अलग विषय है कि अपना जुआ खेल लिया। मगर जो स्टेबल पार्टी है किसी राज्य में, किसी अपना क्षेत्र में, तो जब वो साथ जाएगी तो वो उसमें एक डर रहेगा कि अगर ये दोनों में अगर चुनने की बारी आएगी तो किसको चुनेगा। भाजपा हो सकता है हमारा साथ पशुपति पारस की तरह छोड़ दे, या जिस प्रकार से खबरें आ रही है उस हिसाब से भाजपा किनारा कर ले। तो इस बात का तो डर है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें पूछी कि यहाँ पर पारस के साथ ऐसा होगा तो भाजपा पर निश्चित तौर पर ब्लेम लगेगा। और जितनी भी भविष्य में भी ये चीज़ें, कई पार्टियाँ साथ जब जाएगी भाजपा के साथ, तोल मोल के साथ, तो ये चीज़ें नोट करके रखेगी कि ऐसा ऐसा खेला हुआ था और ऐसा तो ऐसा भाजपा का टारगेट एक लोकसभा का ही नहीं होगा, 25 में विधानसभा भी है बिहार में। तो भाजपा जो अलायंस करेगा गठबंधन जिस पार्टी के साथ, तो चाहेगा ना कि हम विधानसभा भी इसी घटक दल के साथ लड़े। देखिए अब लोजपा का लड़ाई खाली राजनीतिक लड़ाई नहीं है, वो पारिवारिक लड़ाई भी है। तो वहाँ पर दोनों आनानी में है। चाचा तो साफ बोल चुके हैं, फटा हुआ दूध को आप दूध बना के दिखाइए, जब दही जम गया तो उसको दूध नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए भाई वो अपना स्टैंड ले लिए हैं चाचा, जो पशुपति पारस हैं। चिराग पासवान कभी कभी विनम्र होकर बोलते हैं, मगर उनके मन में भी एक टीस जरूर होगी उनके, ये इस जो 5 सांसद जो धड़ा तोड़ कर गए हैं उनके प्रति तो जरूर है उनका ये। तो उस हिसाब से पशुपति पारस के पास सूरजभान सिंह हैं और वो साथ रहे मोकामा में तब जीते थे, उनकी एक थोड़ी ताकत वहाँ और सूर्यभान सिंह की एक अपनी अलग छवि रही है राजनीति में। हाँ, बाहुबली की तो है ही, और साथ ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की भी छवि है। अपनी पत्नी को बना दिए, अपने भाई को बना दिए सांसद, खुद भी रहे और आज से 20 साल पहले सांसद रहे थे। तो कहीं ना कहीं वोटों का तो जरूर कुछ न कुछ वो इधर से उधर कर ही सकते हैं। इस पर कोई एक आखिरी सवाल रखते हैं, हाजीपुर सीट को ही लेकर रखते हैं कि अगर चिराग एनडीए से आते हैं, अगर चाचा नाराज होकर महागठबंधन में चले जाते हैं, तो फिर जो चिराग के वोटर है और जो पारस के वोटर है, जो पासवान वोटर है, वो किधर जाना पसंद करेंगे आपके हिसाब से? क्या वो राजद के साथ जाना पसंद करेंगे जो पासवान वोटर है? क्योंकि देखिए 2 गुट में बटी है तो जाहिर सी बात है कि वोट भी 2 गुटों में बट गई है, जनता भी 2 गुटों में बट गई है। हो सकता है जनसलाह चिराग के पास ज़्यादा हो, पारस जी के पास कम हो। तो देखिए अब इस पर कुछ लोग कहेंगे कि पक्षपाती बातें कर रहा है, जो अब हम बोलेंगे तो इस पर पक्षपाती हो जाएंगे। मगर ये चीज़ें साफ देखने की है, कौन ज़्यादा, जैसे आदमी 1 महीना 2 महीना में थक जाता है, आप लगातार 3 साल से वही काम कर रहे हैं, लगातार आपके सभा में लोग आ रहे हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चिराग पासवान के पास एक क्षमता है। और लोगों, देखिए भाजपा भी इतना आसानी से नेता नहीं माना, क्योंकि पिछली बार भी जब उपचुनाव हुआ था चिराग पासवान अलग थलग थे, नीतीश कुमार आए, ये आए, वो आए, जब थोड़ा एक्शन में आए और जो लोग आ रहे हैं, आपको तो पब्लिक ही नेता बनाएगा ना।
वही देखकर ना भाजपा आपके सामने झुक रही है या 5 सीट दे रही है। तो कहीं ना कहीं वो मैटर तो करता है। और पासवान के नेता, अब पशुपति पारस जी का एज कितना हो रहा है, ये भी एक मायने है। तो बीजेपी तो उम्र की तवज्जो देकर अपने पार्टी से जो भी उम्मीदवार है, जैसे रमा देवी को शिवहर से उम्र की तवज्जो देकर वहां से टिकट काट रही है, हो सकता है बक्सर लोकसभा से चौबे जी का टिकट काट दे, गिरिराज सिंह का भी टिकट कटने का चांस लग रहा है इस बार। तो कई नेता उम्र की तवज्जो देकर तो बीजेपी भी ये कार्य करना चालू कर दी है। अब पारस जी अगर बागी बनते हैं एनडीए के साथ, तो फिर अगर राजद में महागठबंधन में जाते हैं, तो फिर हाजीपुर की समीकरण कैसे क्या होगी? तो फिर राजद उनको टिकट देगी, वह लड़ेंगे चिराग पासवान के खिलाफ। ये चीजें अब तो पासवान वोटरों की हम बात कर रहे हैं। फिर पासवान वोटर वहां पर कंफ्यूज तो होंगे ही। जो करीबी पारस के रहेंगे वो पारस जी को देंगे, जो करीबी चिराग जी को रहेंगे वो चिराग पासवान में देंगे, यही बात है। तो पारस जी का जो पर्सनल वोट बैंकिंग है, तो वो तो एनडीए को कमजोर करेगा, क्योंकि वो तो एनडीए के वोट बैंकिंग है, वो तो फिर महागठबंधन में जाएगा, तो फिर कमजोर तो एनडीए होगी। जैसे 5 ही वोट है हमारे पास, अगर उधर से खींच कर लाकर हम इधर ले आते हैं तो निश्चित तौर पे एनडीए कमजोर होगी। तो इसमें कोई मतलब कि कोई संशय वाला विषय नहीं है। कोई भी नेता अगर हमें छोड़कर जाता है तो नुकसान तो होना ही होना है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा है, चले जाएंगे तो उनके जो 30 सालों से जो पार्टी कैडर है, तो कुछ ना कुछ तो जरूर लगेगा। बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि चुनाव में पूरा बिहार में एनडीए साफ होने वाला है, नरेंद्र मोदी नहीं आने वाले हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर कुछ ना कुछ अंतर, जो हार और जीत का अंतर होता है, वो साफ झलकेगा। तो इस एनालिसिस में इतना ही रहने देते हैं। चर्चा हम लोग कर रहे थे हाजीपुर सीट को लेकर, चर्चा हम लोग कर रहे थे सीट शेयरिंग को लेकर। इस पर रविकांत से मैंने जानने की प्रयास किया कि रविकांत आखिर सीट शेयरिंग को लेकर बात कैसे बनेगी, जो घटक दल है कैसे मना पाएगी एनडीए या महागठबंधन हो। तो रविकांत का कहना है कि महागठबंधन में जो इंडी गठबंधन है उसमें उतनी पेच फंसते हुए नजर नहीं आ रही, लेकिन एनडीए में पेच सबसे ज्यादा फंसते हुए नजर आ रही है। अब इसको कैसे सुलझाएगी बीजेपी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस ओपिनियन में इतना ही रहने देते हैं। अगर नई कोई अपडेट हमारे एनालिसिस पर चाहते हैं आप, तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। दीजिए हमें इजाज़त, धन्यवाद।